नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि अपना जो पहला पार्ट चल रहा है कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का, कि जो शीत युद्ध के बारे में। तो आज का अपना जो टॉपिक होगा वो है शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे का अर्थ होता है कि शीत युद्ध की सीमाएँ क्या थी, शीत युद्ध है वो कहाँ तक फैला और इसकी क्या क्या सीमाएँ थी। तो मित्रों शुरुआत करते हैं हम। शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए, जैसे क्यूबा का मिसाइल संकट हो, बर्लिन संकट हो और कांगो संकट हो। क्यूबा का मिसाइल संकट हो या बर्लिन संकट या कांगो संकट, शीत युद्ध के दौरान है वो कई संकट हैं वो सामने आए। शीत युद्ध के दौरान कई जगह खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन फिर भी शीत युद्ध है वो तीसरे विश्व युद्ध का कारण नहीं बना। कुछ जगह पर शीत युद्ध के कारण खूनी लड़ाइयाँ भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी शीत युद्ध ने तीसरे विश्व युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी शीत युद्ध है वो तीसरे विश्व युद्ध का कारण नहीं बन सका। शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों में कई बार युद्ध की स्थिति बनी, लेकिन युद्ध नहीं हुए। यानी शीत युद्ध के कारण दोनों गुट, संयुक्त राज्य अमेरिका का और सोवियत संघ रूस का, इन दोनों गुटों में कई बार युद्ध की स्थिति बनी, लेकिन युद्ध नहीं हुए। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा। कुछ देश हैं जैसे कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान, इन देशों में शीत युद्ध के कारण कुछ व्यापक है वो जनहानि हुई, लेकिन फिर भी विश्व है वो परमाणु युद्ध से बचा रहा। क्योंकि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस है वो आपस में युद्ध कर लेते तो वो तो अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग करते, और उन परमाणु हथियारों के प्रयोग से उसका जो प्रभाव है वो पूरे संसार, पूरे विश्व के ऊपर पड़ता। लेकिन परम विश्व है इन दोनों के बीच में युद्ध नहीं हो सका, इसलिए संसार है वो परमाणु युद्ध से बचा रहा। ऐसे कई मौका है जब शीत युद्ध के दौरान कुछ संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। कई बार ऐसा हुआ कि जो ऐसे ऐसे संकट भी आए, लेकिन जब दोनों गुट के बाहर के जो देश थे उन्होंने इन संकटों को टालने में भूमिका निभाई, जिसमें गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। गुट निरपेक्ष में आंदोलन में ऐसे देश शामिल थे जो न तो अमेरिका के गुट में शामिल थे और न ही सोवियत संघ रूस के गुट में शामिल थे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों ने कई बार शीत युद्ध के दौरान ऐसे कुछ संकटों को टालने में बहुत ज़्यादा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो प्रमुख नेता थे। जब बात की जाती है गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में, नासिर, टीटो वो भी थे। आगे हम चर्चा करेंगे, अगला टॉपिक अपना वही होगा। लेकिन जब गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेताओं की बात की जाती है कि प्रमुख नेताओं में कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है वो नाम प्रमुख रूप से आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया है उनके बीच में जो साझेदारी, जो संधि होने वाली थी, जो मध्यस्थता थी, उसके अंदर अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई थी। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ रूस ने समझ लिया था कि युद्ध को हर हालात में टालना जरूरी है। शीत युद्ध जो दो गुटों में हो रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच में, लेकिन इन दोनों गुटों ने यह भी समझ लिया था कि अपने को आपस में युद्ध नहीं करना है, युद्ध को अपने को हर हालात में है वो टालना है। दोनों महाशक्तियों के संयम के कारण ही शीत युद्ध ने भयानक रूप नहीं लिया, क्योंकि जो दोनों महाशक्तियां थी अमेरिका और सोवियत संघ रूस, इन दोनों ने संयम रखा, इसीलिए शीत युद्ध ने भयानक रूप नहीं लिया। अगर ये दोनों देश संयम नहीं रखते, आपस में युद्ध करते, परमाणु हथियारों का प्रयोग करते, तो ये जो युद्ध है शीत युद्ध, ये एक भयानक रूप है वो ले लेता। लेकिन दोनों महाशक्तियों ने संयम रखा, इसीलिए शीत युद्ध ने भयानक रूप नहीं लिया। हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच हथियारों की दौड़ समाप्त नहीं हुई। दोनों देशों ने संयम तो रखा, युद्ध करने से बचे, लेकिन दोनों देशों के बीच जो हथियारों की होड़ थी कि किसके पास ज़्यादा हथियार है, वो होड़ इन दोनों शक्तियों के बीच समाप्त नहीं हुई। दोनों महाशक्तियां भरपूर हथियार जमा करते रहे और लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रही। दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने पास भरपूर मात्रा में हथियार जमा किए और लगातार वो लोग युद्ध के लिए तैयारी करते रहे। दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे थे कि संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है। दोनों देश अमेरिका और सोवियत संघ रूस को पता था कि हम लोग आपस में संयम बरत रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको पता था कि संयम के बावजूद कभी भी ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें युद्ध हो सकता है। इसलिए दोनों देश है हथियार इकट्ठे करते रहे और युद्ध के लिए तैयारी करते रहे। दोनों देशों में से कोई भी देश एक दूसरे के हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान है वो लगा सकता था। अब उस समय शीत युद्ध के समय कुछ आशंकाएं बनी हुई थी कि दोनों देशों में से कोई भी देश
एक दूसरे देशों के पास कितने हथियार हैं उसकी संख्या को लेकर गलत अनुमान है वो लगा सकता था। अमेरिका ये गलत अनुमान लगा सकता था कि सोवियत संघ रूस के पास इतने हथियार हैं, सोवियत संघ रूस ये गलत अनुमान लगा सकता था कि अमेरिका के पास कितने हथियार हैं। उस समय एक सवाल ये भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना होगी तो क्या होगा, मान लो कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो उसका क्या असर होगा, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ था। अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए या कोई सैनिक शरारत से युद्ध कर दे तो क्या होगा। दोनों देशों के बीच एक ये भी डर था कि मान लो दोनों देशों में से किसी देश के द्वारा गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए या दोनों देशों का कोई भी सैनिक है वो शरारत से युद्ध शुरू कर दे तो क्या होगा। इस बात का डर भी दोनों देशों को था। इसी कारण ऐसी संभावनाओं को रोकने के लिए ही समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ रूस ने अपने कुछ परमाणु हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया। क्योंकि ये जो बातें अभी हमने पढ़ी थी ये दोनों देशों को डर लग रहा था कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, और इसीलिए ऐसी संभावनाओं को रोकने के लिए समय रहते ही अमेरिका और सोवियत संघ रूस ने क्या किया, अपने परमाणु हथियारों को सीमित करने या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का वो फैसला किया। दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है और उसमें संतुलन लाया जा सकता है। दोनों देश अमेरिका और सोवियत संघ रूस ने आपस में एक समझौता, एक संधि के द्वारा ये निश्चय किया कि हम लोग अस्त्र नियंत्रण के द्वारा ये जो हथियारों की होड़ या दौड़ लगी हुई है उसके ऊपर हम लगाम कस सकते हैं और उसमें हम संतुलन ला सकते हैं। ऐसे प्रयास की शुरुआत सन 1960 के दशक के अंत में हुई और एक दशक के भीतर ही दोनों पक्षों यानी अमेरिका और सोवियत संघ रूस ने 3 अहम समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए। अब दोनों देशों को लग गया था कि युद्ध से या परमाणु हथियार के प्रयोग से दोनों देशों को हानि है, इसलिए उन्होंने 1960 के दशक के अंत में एक दशक के भीतर ही 3 अहम समझौते पर 3 अहम उन्होंने आपस में संधियां कर ली। पहला था परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, दूसरा परमाणु अप्रसार संधि और तीसरा है वो है परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। तो आपस में दोनों देशों ने 3 समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए। ये जो तीनों समझौते हैं ये इसी के बारे में है कि परमाणु हथियार है उनको आप दोनों देश आपस में समाप्त कर लेंगे या अपने पास रखेंगे तो सीमित मात्रा में ही रखेंगे, उससे संबंधित ही ये तीनों संधियां हैं। इन समझौतों के बाद दोनों महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए अनेक वार्ताएं की और हथियारों पर अंकुश रखने के लिए अनेक संधियां की। इसके बाद में भी दोनों पक्ष अमेरिका और सोवियत संघ रूस ने अस्त्र परिसीमन यानी हथियारों की दौड़ को समाप्त करने के लिए और भी कई दौड़ को समाप्त करने के लिए आपस में बातचीत की और हथियारों पर रोक लगाने के लिए उन्होंने बाद में और भी कई संधियां की थी। अब मित्रों हम चर्चा कर लेते हैं शीत युद्ध की कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में। वैसे तो शीत युद्ध की कई घटनाएं हैं लेकिन हम कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। 1947 में साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत आया था। साम्यवाद यानी सोवियत संघ रूस, क्योंकि साम्यवाद विचारधारा है सोवियत संघ रूस की और पूंजीवाद विचारधारा है अमेरिका की। तो उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत आया था कि भाई साम्यवाद की विचारधारा को कैसे रोका जाए। फिर आता 1961, इसके अंदर बर्लिन में दीवार बनाई गई, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। फिर आता है 1962 क्यूबा का मिसाइल संकट जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर आता है 1989 बर्लिन की जो दीवार खड़ी की गई थी उसको गिराया गया। फिर आता है 1990 जर्मनी का एकीकरण किया गया। फिर आता है 1991 सोवियत संघ का विघटन यानी सोवियत संघ के टुकड़े किए गए, रूस का निर्माण हुआ और इसी के साथ शीत युद्ध है वो समाप्त हो गया। 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति मानी जाती है। उम्मीद करता हूं मित्रों इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिली वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलता है हम एक नए वीडियो के साथ।